नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश की नदियाँ, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे मध्य प्रदेश की जो सर्व प्रमुख नदी है वह आपकी नर्मदा नदी। तो आज हम पढ़ेंगे नर्मदा नदी के बारे में। पिछले वीडियो में आपने देखा मध्य प्रदेश की पर्वत श्रेणियाँ। अगर आपने इस वीडियो को देखा है तो आप जानेंगे कि मध्य प्रदेश की जो नदियाँ हैं उन नदियों का उद्गम किस तरीके से हुआ। बात करें मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में, तो जो आपकी मध्य प्रदेश की नदियां हैं वह प्रायद्वीपीय भारत की नदियां कही जाती है। आप जब भारत का भूगोल में ज्योग्राफी वाला चैप्टर पढ़ते हैं तो ज्योग्राफी में आप देखेंगे कि जो मध्य प्रदेश भारत की नदियां हैं उन भारत की नदियों में हम दो तरीके की नदियां पढ़ते हैं। एक आपकी हिमालयन नदियां जो हिमालय से निकलती है, जो सदावाहिनी होती है, अर्थात उनमें वर्ष भर पानी रहता है। दूसरी रहती है आपकी प्रायद्वीपीय नदियां, अर्थात प्रायद्वीपीय भारत की या दक्षिण भारत की नदियां, जिसके अंतर्गत आपकी मध्य प्रदेश की नदियां भी उसी के अंतर्गत आती है। इसमें अधिकांश नदियों में वर्ष भर पानी नहीं होता, ये मानसून या कह सकते हैं वर्षा के जल पर निर्भर करती है। तो जो आपकी प्रायद्वीपीय भारत की नदियां है उन्हीं नदियों के अंतर्गत आती है आपकी मध्य प्रदेश की नदियां। बात करें मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में, तो यहाँ पर 10 बड़ी नदियां और 100 से अधिक छोटी एवं बड़ी नदियां प्रवाहित होती है। इसी कारण मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर असंख्य नदियां बहती है या प्रवाहित होती है। जो आपकी नदियां होती है, नदियों को आपका सभ्यता का पालना भी कहा जाता है। सभ्यता का पालना इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि अधिकांश जितनी भी सभ्यताएं हुई है वो सभी जो प्राचीन सभ्यताएं हुई है वे कहीं ना कहीं नदियों के किनारे हुई है। चाहे उसमें हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता, तो वह आपकी सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे बसी थी। होता क्या है, जो नदियां होती है, नदियों की जो घाटियां होती है वहां पे आपको अन्न के साथ साथ जल की पूर्ति हो जाती है, जो कि मनुष्य के जीवन चलाने के लिए सही एक तरीका रहता है। इसके कारण जो अधिकांश नदियां रहती है उन्हीं के किनारे सभ्यताओं का उद्गम होता है, इसलिए इन्हें सभ्यताओं का पालना भी कहा जाता है। बात करें अगर हम मध्य प्रदेश की नदियों की, तो मध्य प्रदेश की नदियों के अंतर्गत जो हम सर्वप्रथम या सबसे पहली नदी पढ़ेंगे वह रहेगी आपकी नर्मदा नदी। तो यह है आपकी नर्मदा नदी, नर्मदा रिवर। नर्मदा नदी की बात करें तो जो आपकी नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, साथ ही साथ ये भारत की 5वीं बड़ी नदी है। अगर बात करें भारत के अंदर प्रवाहित होने वाली नदियों में, तो भारत के अंदर प्रवाहित होने वाली नदियों में ये भारत की तीसरी बड़ी नदी है। पहली जो दूसरी नदी है वह आपकी गोदावरी कृष्णा, उसके बाद तीसरी नंबर की नदी आपकी नर्मदा नदी है, जो कि भारत के अंदर तीसरी सर्वप्रमुख नदी है। अगर हम मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की बात करें, तो जो आपकी नर्मदा नदी है उस नर्मदा नदी के उद्गम की बात करें तो यहाँ है आपका अनूपपुर। और आपने देखा था जब मध्य प्रदेश की पर्वत श्रेणियों को पढ़ा था तो यहाँ पर थी आपकी एक मेकाल श्रेणी, जो कि सतपुड़ा मेकाल श्रेणी के अंतर्गत ही आती थी, और ये आपकी सतपुड़ा मेकाल श्रेणी वाला भाग है। तो सतपुड़ा मेकाल श्रेणी के अंतर्गत थी आपकी मेकाल श्रेणी, और उसे मेकाल श्रेणी को आपने देखा था इसका जो भाग है वह अर्धचंद्राकार भाग था। तो मेकाल श्रेणी के अंतर्गत है यहाँ पे आपकी अमरकंटक की पहाड़ी, जो आपने देखी थी यहाँ की सर्वप्रमुख या सबसे ऊंची पहाड़ी थी अमरकंटक की पहाड़ी। और जो अमरकंटक की पहाड़ी यहाँ पे है आपका अनूपपुर जिला। तो जो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी आपकी अमरकंटक की पहाड़ी से, जो कि आप जानते हैं मेकाल श्रेणी है, उस मेकाल श्रेणी से अनूपपुर जिले से निकलती है या उद्गमित होती है। यहाँ पे है आपका नर्मदा कुंड, तो नर्मदा कुंड से अमरकंटक की पहाड़ी से या मेकाल श्रेणी के अंतर्गत जो आपकी अमरकंटक की पहाड़ी है वहां से नर्मदा नदी निकलती है। तो अगर क्वेश्चन बनता है कि नर्मदा नदी कहां से निकलती है, तो आपके 4 ऑप्शन, या कहें कि यहाँ ये ऑप्शन भी हो सकते हैं, नर्मदा कुंड से निकलती है तो आपकी ये भी ऑप्शन सही है। अमरकंटक की पहाड़ी, ठीक है, अमरकंटक की पहाड़ी से मेकाल श्रेणी के अंतर्गत आपकी अमरकंटक की पहाड़ी और अनूपपुर जिला। तो आपकी नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ी की मेकाल श्रेणी, जो कि अनूपपुर जिले में है, वहां के नर्मदा कुंड से निकलती है। बात करें नर्मदा नदी की, तो नर्मदा नदी जब यहाँ से उद्गमित होती है तो यहाँ से आगे बढ़ते हुए 8 किलोमीटर दूर की स्थिति पर, यहाँ से जब 8 किलोमीटर आगे बढ़ती है तो 8 किलोमीटर आगे यहाँ पर एक जलप्रपात बनाती है जिसका नाम है कपिलधारा जलप्रपात। तो नर्मदा नदी 8 किलोमीटर आगे चलते हुए एक जलप्रपात बनाती है जिसका नाम है आपका कपिलधारा जलप्रपात। उसके पश्चात 1 किलोमीटर आगे बढ़ते हुए एक दूसरा जलप्रपात बनाती है जिसका नाम है दुग्धधारा जलप्रपात। तो पहला जलप्रपात कौन सा बना आपका कपिलधारा, दूसरा था आपका दुग्धधारा। इसके पश्चात जब नर्मदा नदी आगे बढ़ती है तो यहाँ पर जबलपुर में
आप जानते हैं बहुत फेमस जलप्रपात है धुआंधार जलप्रपात। तो ये जो धुआंधार जलप्रपात बनता है, ये धुआंधार जलप्रपात बनता है आपका जबलपुर जिले में। इसके पश्चात नर्मदा नदी आगे बढ़ती जाती है और कई जलप्रपात बनाती है। उन जलप्रपात में अगर हम देखें तो सबसे पहला हमने देखा कपिलधारा जलप्रपात, जो कि आपका 24 मीटर ऊंचाई वाला है। दूसरा है आपका धुआंधार जलप्रपात, जिसकी ऊंचाई है आपकी 15 मीटर। तीसरा है दर्दी जलप्रपात और मानधार जलप्रपात। तीसरा और चौथा दर्दी और मानधार, इनकी ऊंचाई है आपका 12 मीटर। उसके बाद है सहस्त्रधारा, दुग्धधारा। इस तरीके से यहाँ पर नर्मदा नदी जलप्रपात बनाती है। इसके पश्चात अगर हम देखें कि नर्मदा नदी कितने जिलों से होकर प्रवाहित होती है, तो नर्मदा नदी सबसे पहले निकलती है आपके अनूपपुर जिले से। तो पहला जिला होगा आपका अनूपपुर। दूसरा रहता है आपका डिंडोरी जिला, तो डिंडोरी जिला। उसके पश्चात मंडला में बहती है, मंडला के पश्चात जबलपुर जिले। उसके बाद नरसिंहपुर, नरसिंहपुर के बाद होशंगाबाद, रायसेन, हरदा, सीहोर। सीहोर में आपका जो बुधनी क्षेत्र है, उस बुधनी में से प्रवाहित होती है। साथ ही साथ आपका देवास, खंडवा, खरगोन, धार, बड़वानी, अलीराजपुर, अर्थात टोटल 15 डिस्ट्रिक्ट या 15 जिलों से होकर नर्मदा नदी प्रवाहित होती है। इस तरीके से नर्मदा नदी आपके 15 जिलों से प्रवाहित होती है। और इसकी अगर हम कुल लंबाई देखें तो नर्मदा नदी, आप जानते हैं नर्मदा नदी आपकी मध्य प्रदेश, उसके पश्चात यहाँ है आपका गुजरात और महाराष्ट्र, इन 3 राज्यों में प्रवाहित होती है। अर्थात नर्मदा नदी आपकी एक अंतरराज्यीय नदी है। अंतरराज्यीय नदी किसे कहते हैं? जब कोई भी नदी एक राज्य के अलावा अन्य राज्यों में प्रवाहित होती है। मान लीजिए नर्मदा नदी आपकी मध्य प्रदेश से निकल रही है और दूसरे राज्य जैसे आपके गुजरात और महाराष्ट्र में प्रवाहित होती है या बहती है, तो इसके कारण इसे हम अंतरराज्यीय नदी कहते हैं। तो इस तरीके से आपकी नर्मदा नदी एक अंतरराज्यीय नदी है। ये आपकी मध्य प्रदेश, गुजरात एवं महाराष्ट्र में प्रवाहित होती है। बात करें गुजरात में, तो गुजरात में ये 40 किलोमीटर गुजरात की सीमा में प्रवाहित होती है। वही महाराष्ट्र में आपकी 32 किलोमीटर की सीमा में प्रवाहित होते हुए आगे की ओर जाकर अरब सागर में मिलती है, जिसे हम खंबात की खाड़ी के नाम से भी जानते हैं, जहां पर खंबात की खाड़ी में इसका विलय होता है। अगर हम बात करें नर्मदा नदी की कुल लंबाई की, तो नर्मदा नदी की टोटल लंबाई है आपकी 13-12 किलोमीटर, 1312 या 13-12 किलोमीटर आपकी नर्मदा नदी की लंबाई है। इसमें जो टोटल लंबाई, इसे हम टोटल लंबाई कहते हैं, जो कि मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में प्रवाहित होती है। इसमें से अगर हम देखें कि मध्य प्रदेश में ही सिर्फ कितने किलोमीटर नर्मदा नदी प्रवाहित होती है, तो मध्य प्रदेश में आपकी 1077 किलोमीटर मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी प्रवाहित होती है। अगर बात करें नर्मदा नदी के बेसिन की, अर्थात नर्मदा नदी का कितना प्रतिशत भूभाग मध्य प्रदेश में है, तो आपका 89% भूभाग आपके मध्य प्रदेश में, गुजरात में 8.5% और महाराष्ट्र में 2.7% भाग आपका प्रवाहित होता है। वहीं अगर हम देखें नर्मदा नदी के बारे में, तो नर्मदा नदी का जो वाहन है उसे हम मगरमच्छ, आप जानते हैं मगरमच्छ जो होता है, उस मगरमच्छ को नर्मदा नदी के वाहन के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ इसका एक उपनाम मिलता है मध्य प्रदेश की गंगा। तो मध्य प्रदेश की गंगा नर्मदा नदी को धार्मिकता एवं पवित्रता के आधार पर इसे मध्य प्रदेश की गंगा के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ इसके और भी कुछ उपनाम मिलते हैं, जैसे आपका नामोदोष। एक भूगोलविद हुए हैं टोलमी, टोलमी ने नर्मदा नदी को नामोदोष नाम दिया। इस तरीके से नर्मदा नदी के अन्य नामों में पहला नाम है आपका नामोदोष, जो कि किसने नाम दिया? टोलमी ने। दूसरा है आपका सोमोभद्वा। ऐसा माना जाता है कि जो नर्मदा नदी है, उस नर्मदा नदी का जन्म चंद्रमा से हुआ, जिसके कारण, अर्थात ये चंद्रमा से जन्मी, जिसके कारण इसका नाम पड़ा आपका सोमोभद्वा। ये आपके धार्मिक ग्रंथ है, ऐतिहासिक जो भी ग्रंथ है, उन ग्रंथों में इस तरीके से नाम मिलेंगे। तीसरा है शंकरी। तो ऐसा कहा जाता है कि शंकर देव की ये पुत्री हैं, जिसके कारण इनका नाम शंकरी पड़ा। उसके बाद है रेवा। रेवा इसको इसलिए कहा जाता है कि आपका जो ऋग्वेद है, आप जानते हैं आपका सबसे प्राचीन ग्रंथ है ऋग्वेद, आपके सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद और जो संस्कृत ग्रंथ है, उन संस्कृत ग्रंथों में इसका नाम रेवा मिलता है, जिसके कारण नर्मदा नदी को रेवा के नाम से भी जाना जाता है। अगला है इसका मेकालसूता। आप जानते हैं मेकालसूता से, बेकाल पहाड़ से मेकालसूता के रूप में निकलती है, तो उस तरीके से इसका नाम मेकालसूता। एक नाम है इसका सप्तगंगा, साथ ही साथ अमरकंठी। इस तरीके से नर्मदा नदी के बहुत से उपनाम आपको देखने को मिलते हैं। आपने देखा था कि जो नर्मदा नदी है, वह नर्मदा नदी आपकी
सतपुड़ा और विंध्याचल जो आपकी श्रृंखला है, सतपुड़ा एवं विंध्याचल श्रृंखला के बीच में जो स्थित भ्रंश घाटी है, उस भ्रंश घाटी में बहती है। तो यहाँ थी आपकी सतपुड़ा, ऊपर की थी और विंध्याचल। तो इन दोनों पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में आपकी नर्मदा नदी भ्रंश घाटी क्षेत्र के अंतर्गत बहती है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि जो आपकी नर्मदा नदी और यहीं पे आपकी ताप्ती नदी, दोनों ऐसी नदी है जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है और ये भ्रंश घाटी क्षेत्र में बहती है। साथ ही साथ ये जो अपना मुहाना है, मुहाना कहा होता है जहां पर जो नदी होती है वह नदी सागर में मिलती है या किसी अन्य क्षेत्र पर, या मान लीजिए छोटी नदी है बड़ी नदी में मिल रही है तो उसको हम मुहाना कहते हैं। तो जैसे ये है आपकी नर्मदा नदी, और नर्मदा नदी आपके गुजरात और महाराष्ट्र से होते हुए ये है आपके गुजरात क्षेत्र, और गुजरात से आपका अरब सागर में मिलती है। तो अरब सागर में यहां पर है आपकी खंबात की खाड़ी, यहीं पे है इसका मुहाना। तो सामान्यतः खाड़ी कहते किसे हैं? जो खाड़ी होती है तीन ओर से भू क्षेत्र अर्थात जमीन से घिरा हुआ भाग और एक ओर से जल से घिरा हुआ भाग। तो यहाँ है आपकी खंबात की खाड़ी, आप देख रहे हैं तीन ओर से ये आपका जमीन से घिरा हुआ भाग है और एक ओर से ये आपका जल से घिरा हुआ भाग है। तो तीन ओर से भू क्षेत्र या जमीन से घिरा हुआ भाग, साथ ही साथ एक ओर से जल से घिरा हुआ भाग, उसे हम सामान्यतः खाड़ी के नाम से जानते हैं। तो नर्मदा नदी जब प्रवाहित होती है तो प्रवाहित होते समय ये यहाँ पे इसके मुहाने पे समुद्र में, अरब सागर में, खंबात की खाड़ी में गिरती है। साथ ही साथ ये अपने मुहाने पर एस्चुरी या जिसे हम ज्वार नद मुख के नाम से जानते हैं, ज्वार नद मुख का निर्माण करती है। अब ये एस्चुरी या ज्वार नद मुख होता क्या है? तो होता क्या है, अधिकांश जो नदियां हैं, नदियां जब समुद्र में मिलती है तो ये अपने क्षेत्र में डेल्टा का निर्माण करती है। जैसे मान लीजिए ये आपकी नदी है, नदी प्रवाहित हो रही, तो ये है आपका समुद्र। तो यहां से जब नदियां मिलती है तो यहाँ पर आप जानते हैं नदी जब प्रवाहित होती है या बहती है तो अपने साथ में अपनी मिट्टी, कंकड़, बहुत सारे मतलब जो आप कह सकते हैं निक्षेप हैं, उनको अपने साथ में बहाकर लाती है। जब अपने साथ बहाकर लाती है तो इस मिट्टी को यहाँ पर जमा करने लगती है, और जब ये मिट्टी का ढेर बड़ी मात्रा में हो जाता है तो ये अपना मार्ग परिवर्तित करके दूसरे स्थान से बहना प्रारंभ करती है। तो जो इस मिट्टी का ढेर है इसे हम डेल्टा के नाम से जानते हैं। अब जब आपकी नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी का जो वेग है वह अत्यंत तीव्र है, जिसके कारण इसके अंदर जो आप निक्षेप है, इस निक्षेप का अभाव है, अर्थात ये अपने अंदर मिट्टी वगैरह कुछ भी बहाकर नहीं लाती, जिसके कारण जब नर्मदा नदी सागर में जाती है तो सागर में डायरेक्ट मिल जाती है और यहाँ पर डेल्टा का निर्माण न करके ज्वार नद मुख का निर्माण करती है। इसको हम ज्वार नद मुख या एस्चुरी के नाम से जानते हैं। बात करें हम नर्मदा नदी के बारे में, तो नर्मदा नदी को 2017 में सुप्रीम कोर्ट अर्थात आपके उच्चतम न्यायालय ने 2017 में नर्मदा नदी को जीवित मानव का दर्जा दिया। वही नर्मदा नदी आप जानते हैं यहाँ से आपकी कर्क रेखा प्रवाहित होती है, तो कर्क रेखा के समानांतर आपकी नर्मदा नदी प्रवाहित होती है या बहती है। साथ ही इसे अनुपन्न नदी के भी कहते हैं। अनुपन्न नदी का अर्थ होता है कि चूंकि इस नदी का आकार बहुत विशाल है, साथ ही साथ इसकी बहुत सी सहायक नदी है, इसके बावजूद भी ये अत्यधिक कटाव नहीं करती, अर्थात बड़े आकार या बड़ा विशाल आकार होने के बाद भी नर्मदा नदी ज्यादा कटाव नहीं करती, जिसके कारण इसे अनुपन्न नदी भी कहते हैं। साथ ही साथ बात करें नर्मदा नदी की सहायक नदी, आप जानते हैं जो भी नदियां होती है वह नदी किसी ना किसी नदी में मिलती है, किसी बड़ी नदी में मिलती है, छोटी नदियां, बड़ी नदियां और बड़ी नदियों में सागर में जाकर मिलती है। तो उसी तरीके से आपकी नर्मदा एक बड़ी नदी है, इसमें बहुत सी छोटी नदियां मिलती है जिन्हें हम सहायक नदियों के नाम से जानते हैं, और उस सहायक नदी या उस समस्त नदियों का जल बहाकर अरब सागर में आपकी नर्मदा नदी ले जाती है। तो नर्मदा नदी की सहायक नदियों की बात करें तो नर्मदा नदी की कुल 41 सहायक नदियां हैं। उनमें से अगर हम बात करें तो 22 नदी आपके बाएं तट से मिलती है और जो 19 नदी है वह 19 नदी आपके दाएं तट से मिलती है। इस तरीके से मध्य प्रदेश नर्मदा नदी की कुल 41 सहायक नदी है। बात करें नर्मदा नदी के अफवाह क्षेत्र के बारे में, तो अफवाह क्षेत्र या अफवाह होता क्या है, तो जो नदी के जल का प्रवाह होता है उस नदी के जल के प्रवाह को हम अफवाह के नाम से जानते हैं। तो मध्य प्रदेश में जो नर्मदा नदी है उस नर्मदा नदी का जो संपूर्ण अफवाह है या अफवाह क्षेत्र है वह है 93,180 वर्ग किलोमीटर,
जिसमें से 90% अफवाह क्षेत्र हमारे मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। वहीं बात करें इस अफवाह क्षेत्र के अंतर्गत सबसे बड़ा जिला कौन सा आता है, तो वह सबसे बड़ा जिला है आपका जबलपुर। इसके पश्चात होता क्या है, 1964 में नर्मदा नदी के संदर्भ में एक समिति बनाई जाती है। उस समिति का नाम है खोखला समिति। और इस समिति का कार्य क्या रहता है कि नर्मदा नदी के जल का अधिकतम उपयोग किस तरीके से किया जाए, इसके बारे में एक समिति बनी 1964 में, जिसका नाम रखा गया खोखला समिति। और इस खोखला समिति को रिपोर्ट प्रस्तुत करना था, जिसमें बताना था कि जो नर्मदा का जल है उस नर्मदा के जल का अधिकतम उपयोग कैसे किया जाए। तो 1965 में खोखला समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है और अपनी रिपोर्ट में कहती है कि इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश के अंतर्गत आपके 12 बृहद बांध अर्थात बड़े परियोजनाएं क्रियान्वित की जानी चाहिए। साथ ही साथ एक बृहद परियोजना आपके गुजरात के अंतर्गत भी प्रवाहित करनी चाहिए, तब जाके आपके नर्मदा के जल का अधिकतम उपयोग किया जा सकेगा। इस तरीके से खोखला समिति 1964 में बनी, 1965 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। बाद में 1985 में नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की स्थापना होती है। इस तरीके से नर्मदा नदी के बारे में 1985 में नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की स्थापना की जाती है। विख्यात सामाजिक कार्यकर्ता सुश्री मेघा पाटकर के नर्मदा बचाओ आंदोलन ने पर्यावरण एवं सामाजिक कारणों के तहत नर्मदा परियोजना का विरोध किया था। उसमें इनका साथ जो विख्यात लेखिका थी आपके अरुंधति रॉय, इन्होंने विख्यात लेखिका अरुंधति रॉय ने इनका साथ दिया था। साथ ही साथ नमामि देवी नर्मदे यात्रा थी आपकी, उसकी अगर हम बात करें नमामि देवी नर्मदे यात्रा जो कि नर्मदा नदी से संबंधित थी, तो ये यात्रा थी आपकी नर्मदा के शुद्धिकरण एवं संरक्षण को लेकर यात्रा की गई थी, जो कि आपकी 5 माह की यात्रा थी। ये आपके अमरकंटक से शुरू हुई थी, जो कि 11 दिसंबर 2016 को अमरकंटक से शुरू हुई एवं 15 मई 2017 को इसका समापन हुआ। ये यात्रा आपकी समाप्त हुई 15 मई 2017 को। इस तरीके से आपकी नर्मदा नदी के बारे में आज हमने देखा। अगले उसमें हम देखेंगे नर्मदा नदी की जो भी सहायक नदियां हैं, जो भी मुख्य नदी आपने देखा, नर्मदा नदी की आपकी टोटल 41 सहायक नदी है। तो इन नदियों में से जो मुख्य नदियां हैं जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, उन नदियों के बारे में देखेंगे। साथ ही साथ आप जानते हैं कि जो मध्य प्रदेश की नदियां हैं, वो मध्य प्रदेश की नदियां अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है। आपके मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण एमपीपीएससी में भी इसका बहुत वेटेज है, साथ ही साथ प्रीलिम्स में भी वेटेज है, और जो भी अन्य एग्जाम जो कि एमपी के दृष्टिकोण से आते हैं उनमें भी आपका काफी वेटेज मध्य प्रदेश की नदियों से है। इस तरीके से आज हमने नर्मदा नदी के बारे में जाना। आगे का जो भी वीडियो लेक्चर रहेगा उस वीडियो लेक्चर में हम नर्मदा नदी के साथ की जो भी सहायक नदियां हैं, साथ ही साथ मध्य प्रदेश में और भी जो नदियां हैं, उन नदियों के बारे में डिटेल से जानेंगे।